हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ एबल गौरव। आज का जो लेक्चर है वो है ब्लड स्मेयर का सेकेंड पार्ट। हमने इसके पहले ब्लड स्मेयर पढ़ाया था, तो उसमें हमने बात की थी कि कैसे जो स्मेयर है वो बनाते हैं, ठीक है। और उसके अगर जो स्मेयर बनाने के बाद स्टेन करते हैं तो कौन सी सेल किस कलर की दिखती है, ठीक। लेकिन हम इस पार्ट में बात करेंगे उसके जो रेड सेल्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये ब्लड स्मेयर बनाने के बाद उसमें रेड सेल, वाइट सेल और प्लेटलेट जो है इसको देखते हैं तो इसमें क्या देखते हैं, ठीक। जैसे कि फर्स्ट हेडिंग है इसमें कि एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मेयर। तो इसमें यह है कि अ ब्लड स्मेयर माइक्रोस्कोपली एग्जामिन्ड फॉर, मतलब यानी कि जो ब्लड स्मेयर होता है उसको माइक्रोस्कोपी द्वारा एग्जामिन करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर रेड सेल देखेंगे तो रेड सेल में हम क्या देखते हैं, किसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे है, पहला है रेड सेल। रेड सेल में देखिए लिखा है कि मार्फोलॉजी, उसकी मार्फोलॉजी को देखते हैं। सेकेंड, इमेच्योर फॉर्म, मतलब कि वो मैच्योर हो गया है कि नहीं, इमेच्योर फॉर्म में तो नहीं है कहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। फिर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, यानी कि सेल का अरेंजमेंट देखेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में हम सेकेंड में देखेंगे वाइट सेल देखते हैं, ठीक। तो वाइट सेल में क्या क्या हम देखते हैं, या तो टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं ब्लड में उसको काउंट करते हैं कि हमारे शरीर में जो ल्यूकोसाइट है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स है कुल कितनी है। डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि जो डिफरेंशियल यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स है वो 5 टाइप के होती हैं, तो सबका परसेंटेज कितना है, अलग अलग परसेंटेज इसमें देखते हैं कि ल्यूकोसाइट की परसेंटेज कितनी है हमारे ब्लड में। फिर हम उसमें देखते हैं एबनॉर्मल या इमेच्योर फॉर्म, अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है तो वो देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी में कोई एबनॉर्मेलिटी है या इमेच्योर फॉर्म है, यानी कि अच्छे से पूरा बना नहीं है कोई सेल्स, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटलेट की एडिक्वेसी देखते हैं, एबनॉर्मल फॉर्म भी इसका देखते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है पैरासाइट में हम देखते हैं मलेरिया को और फाइलेरिया, यानी कि 2 पैरासाइट देखते हैं, मलेरिया और फाइलेरिया, किसमें, ब्लड स्मेयर स्लाइड में, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आगे कि जो भी ये सेल्स हैं, ठीक। तो इसको जब हम स्मेयर यानी कि जब हम मान लीजिए हमने स्लाइड बना लिया, स्लाइड बना के उसको स्टेन कर दिया, स्टेन करने के बाद हम माइक्रोस्कोप से इसको कैसे देखेंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे वो चीज़। यानी कि देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्लाइड बनाए थे, टंग शेप की स्लाइड बनती है ब्लड स्मेयर की, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमने स्लाइड बना दिया, इसको कर दिया हमने स्टेन, ठीक। स्टेन करने के बाद हम उसमें देखेंगे कौन कौन से सेल देखेंगे। अभी हमने बात किया किस किस की, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट की और पैरासाइट की। तो इतने सारे हम देखेंगे इस ब्लड स्मेयर में। तो उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप में कैसे देखना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्लड स्मेयर है, ब्लड स्मेयर, सबसे पहले क्या करेंगे हम उसको, ब्लड स्मेयर शुड बी अंडर कवर ऑन माइक्रोस्कोप, शुड बी अंडर लो पावर ऑन
माइक्रोस्कोप। जो लो पावर ऑब्जेक्टिव, इसको हम लो पावर ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, इसको हम कितना बोलते हैं 10x। यानी कि जो है सबसे पहले हम स्लाइड को क्या करेंगे 10x पे उसको फोकस करेंगे, ठीक। फोकस करने के बाद उसके बाद हम फिर अच्छा देखिए लो पावर जो है, लो पावर ऑब्जेक्टिव यानी कि 10x है, इसको फोकस करने से इससे क्या हमें फ़ायदा मिलता है, तो लो पावर ऑब्जेक्टिव, इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन और क्या एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन और क्या इसमें, और माइक्रोफाइलेरिया। लो पावर ऑब्जेक्टिव का काम क्या है, जब हम सबसे पहले हम उसको लगाएंगे लो पावर ऑब्जेक्टिव पे, उसको फोकस करेंगे तो उससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, उससे हमें हेल्प ये मिलेगी कि उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रोलेक्स फॉर्मेशन है कि नहीं उसमें आरबीसी में। रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब जैसे ये देखिए फिगर, एक के ऊपर क्या रहती है, एक ऐसे जो आरबीसी रहती है ऐसे बनी रहती है एक के ऊपर एक, इसको हम क्या बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। तो अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो हम 10x पे इसको ब्लड स्मेयर स्लाइड को फोकस करते हैं, तो ये चीज़ हमें आइडेंटिफाई हो जाती है कि जो उस ब्लड स्मेयर है उसमें रोलेक्स फॉर्मेशन है कि नहीं। दूसरा है आपका एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल, एक मान लीजिए ये आपने एक फील्ड देखा, ठीक, माइक्रोस्कोप में ये एक फील्ड है, इसमें आपने ये देखा एग्लूटिनेशन हुआ है इसमें, ठीक। कुछ सेल्स ऐसे हैं नॉर्मल पड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ क्या है, कुछ ये जो है ये क्या है एग्लूटिनेशन हुआ है। जब बहुत सारी सेल्स एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उसे क्या हम बोलेंगे यहाँ पे एग्लूटिनेशन, यानी कि एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और जो रेड सेल्स हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो उसको एग्लूटिनेशन बोलते हैं, ठीक। अब हम लो पावर देखने के बाद हम बात करेंगे, अब इसके आगे क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे हाई पावर पे। हाई पावर का मतलब कि 40x पे। 40x पे क्या क्या हम करेंगे, 40x पे हम देखेंगे यह किसके लिए सूटेबल होता है, ये होता है सेल मॉर्फोलॉजी, सेल मॉर्फोलॉजी, ठीक, और डीएलसी टीएलसी, ठीक। ये जो होता है जो भी सेल्स हैं उसको मॉर्फोलॉजी देखने के लिए 40x पे हम उसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, 10x पे हम फोकस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी सेल है, 40x पे उसकी मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कर सकते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कर सकते हैं, ठीक। बट अगर कोई एबनॉर्मेलिटी देखनी है तो एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है 100x, यानी कि ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि 100x पे हम ऑयल इमर्शन के साथ किसी भी सेल की एबनॉर्मेलिटीज या नॉर्मेलिटीज देख सकते हैं, ठीक। लेकिन देखिए जो ये हमने
स्लाइड बनाई है, स्मेयर बनाया है, इसमें चलिए 3 पार्ट होते हैं। ये सब हम देखते हैं तो किस पार्ट में देखते हैं, इसमें 3 पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये और एक पार्ट ये। तो 1 2 3, 1 2 3। पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं दूसरे वाले को नेक, तीसरे वाले को हम बोलते हैं टंग। ठीक, तो जो हम भी माइक्रोस्कोपी करते हैं, यानी कि जो हम जब स्लाइड देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो हम इस वाले पार्ट में देखते हैं। क्यों इस वाले पार्ट में देखते हैं? क्योंकि जब हम स्मेयर बनाते हैं तो जो भी सेल्स हैं वो टंग वाले पार्ट में अच्छे से उसकी मार्फोलॉजी देखती है, तो इसलिए हम काउंट भी इसी वाले पार्ट में करते हैं। क्योंकि जब हम लास्ट तक इसे खींच के ले जाते हैं, बनाते हैं, तो लास्ट में जाके ये यहाँ पे सेल क्या होता है, फैल जाता है, जिससे मार्फोलॉजी यहाँ पे अच्छे से दिखती है किसी भी सेल की। अगर हम इधर देखेंगे तो क्या एक जो सेल्स है एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहे, तो इसमें क्या होगा कि मार्फोलॉजी हम अच्छे से देख नहीं पाएंगे कि कौन सा सेल की मार्फोलॉजी क्या है, वो एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है। तो इसलिए हम उसको टंग वाले पार्ट में ही देखते हैं और उसको काउंट भी वहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन काउंट कैसे करते हैं? इसको काउंट करने में जिग-जैग मोशन में करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से देखना शुरू किया, ऐसे देखेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जिग-जैग मोशन में। ठीक है, ऐसे जिग-जैग मोशन में, या फिर ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया कि जो माइक्रोस्कोप में है उसको माइक्रोस्कोपी कैसे करते हैं, किस सेल की, किस सेल में को किस पावर ऑब्जेक्टिव लेंस पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं किस सेल का। अब हम बात करेंगे जो कि पर्सनली जो रेड सेल्स है उसके बारे में बात करेंगे। जो रेड सेल्स है उसमें उसकी नॉर्मेलिटीज़ क्या है, उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ क्या है। अब एबनॉर्मेलिटी भी साइज के आधार पे, शेप के आधार पे, फिर हीमोग्लोबिन के आधार पे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। इसको हटाने के बाद हम बात करेंगे किसकी, रेड सेल। जो रेड सेल है यह अभी हमने बताया कि जो बेस्ट एग्जामिन पार्ट होता है कहाँ होता है, टेल के साइड। जो भी स्मेयर है उसके टेल के साइड क्या होता है, बेस्ट एग्जामिन पार्ट होता है। उसको हम बेस्ट एग्जामिन पार्ट बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे मार्फोलॉजी क्या होती है, अच्छे से दिखाई देती है। ठीक, इसकी अगर हम रेड सेल की नॉर्मल साइज की बात करें, नॉर्मल साइज की अगर हम बात करें तो ये होगा 7 to 8 माइक्रोन। ठीक, वहीं पे अगर शेप की बात करें हम तो इसका शेप होगा बाइकॉनकेव। ठीक, अब देखिए इसकी जैसे हम जब भी हम ब्लड स्मेयर में रेड सेल देखते हैं तो उसकी जो भी सेल्स हैं, रेड सेल्स हैं, उसकी एक्चुअल साइज का हम पता कैसे चलता है हमें, मतलब कि हमें कैसे पता चलता है कि वो जो सेल दिख रहा है रेड सेल उसकी साइज़ क्या है, 7 माइक्रोन है। क्योंकि वहाँ तो हम कोई भी मीटर या कोई भी वैसा मेजरमेंट इक्विपमेंट क्या करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसको हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि जो भी रेड सेल्स की जो रेड सेल जो हमें दिख रहा है ब्लड स्मेयर में वो क्या है, नॉर्मल साइज है कि नॉर्मल साइज से कम है कि नॉर्मल साइज से ज़्यादा है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है, इसके हम न्यूक्लियस से हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर रेड सेल, न्यूक्लियस से रेड सेल को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए ये हमने लिम्फोसाइट बनाया,
ये उसका हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। अगर ये न्यूक्लियस इस रेड सेल के बराबर है, यानी कि इक्वल है ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल साइज। ठीक, अगर इससे छोटा है तो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल साइज। अगर इससे बड़ा है तो भी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल साइज। ठीक, अगर छोटा होगा तो माइक्रो, बड़ा होगा तो मैक्रो। ठीक है, अगर नॉर्मल रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नार्मोसिटिक। देखिए, अगर रेड सेल क्या हो, नॉर्मल हो, तो उसको हम बोलेंगे नार्मोसिटिक, नार्मोसिटिक या नार्मोसाइट। ठीक है, नार्मोसिटिक। अगर क्या हो, साइज में क्या हो, बड़ा हो, इंक्रीज हो अगर, तो उसको हम बोलेंगे मैक्रोसिटिक। अगर क्या हो, स्मॉल हो, यानी डिक्रीज हो अगर साइज में, उसको हम बोलेंगे माइक्रोसिटिक। यानी कि अगर स्मॉल हो तो माइक्रो होगा, ठीक, और इंक्रीज यानी बड़ा हो तो क्या होगा, माइक्रो होगा। ठीक है, अगर एक चीज़ और, अगर मान लीजिए जो रेड सेल है इसके पास क्या हो, नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो, नॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन है रेड सेल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मल, अगर नॉर्मल HB हो रेड सेल के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे नार्मोक्रोमिक। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे, ये सब नॉर्मल जो रेड सेल की है, क्या है, ये सब नॉर्मेलिटीज है। ये जो साइज है ये नॉर्मल साइज है, शेप है नॉर्मल शेप है, और इसका शेप हम किससे देखेंगे, इसका साइज हम किससे देखेंगे, जो लिम्फोसाइट है उसके न्यूक्लियस से। अगर इसका न्यूक्लियस की साइज किसी रेड सेल की साइज के बराबर हो तो वो रेड सेल नॉर्मल रेड सेल कहलाएगी। ठीक है, साइज में, यानी कि जिसका क्या होता है, वैल्यू होता है 7 to 8 माइक्रोन। ठीक, और अगर वो इस न्यूक्लियस से बड़ी हो तो उसको हम मैक्रोसाइटिक बोलते हैं। अगर इस न्यूक्लियस यानी लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस से छोटी रेड सेल्स हो तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोसिटिक। अगर नॉर्मल HB हो, रेड सेल के अंदर नॉर्मल HB हो, यानी जितनी HB होनी चाहिए अगर उतनी HB हो उसके अंदर, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मोक्रोमिक। अगर उससे हल्का हो तो हाइपोक्रोमिक, अगर उससे ज़्यादा हो तो उसे हाइपरक्रोमिक बोलेंगे। ठीक, तो ये हो गए सब नॉर्मेलिटीज। अब हम बात करेंगे आगे एबनॉर्मेलिटीज के, रेड सेल की एबनॉर्मेलिटीज। रेड सेल विथ एबनॉर्मल साइज, इसमें 2 लाइन है, इसको देखेंगे। है कि इफ माइल्ड वेरिएशन इन रेड सेल साइज इज normal but increased variation in
रेड सेल साइज इज कॉल्ड एनिसोसाइट। ठीक, इसको क्या है ये देखिए कि ये लिखा है कि इफ़ माइल्ड वेरिएशन इन रेड सेल साइज नॉर्मल, अगर हल्का फुल्का वेरिएशन है साइज में तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन अगर साइज उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना, उसमें जैसे एक मान लीजिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक, तो ये क्या बहुत माइल्ड वेरिएशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मली दोनों बोलेंगे। लेकिन एक मान लीजिए एक ये हो गया और एक ये हो गया तो ये क्या, या ये हो गया तो ये क्या हो गया, बहुत माइल्ड वेरिएशन हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोसाइट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एनिसोसाइट। ये हो गया एनिसोसाइट। और यह फीचर हमें किस में देखने को मिलता है, एनीमिया में। और ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक। ये जो फीचर होता है नॉन स्पेसिफिक होता है, ये नहीं कि केवल एनीमिया में ही देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक है नहीं, ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। और ये मोस्टली एनीमिया के डिजीज़ में ये फीचर देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें माइल्ड वेरिएशन होते हैं। कोई सेल क्या होता है, बहुत छोटा होता है, कोई सेल बहुत बड़ा होता है, या हल्का छोटा हल्का बड़ा हो तो क्या बोलेंगे, उसको नॉर्मली बोलेंगे। बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिसोसाइट बोलेंगे। तो जो एनिसोसाइट्स हैं यह प्रेजेंस होता है माइक्रोसाइट्स और मैक्रोसाइट्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जो एनियोसाइट्स हैं, इसको हमने बोला था कि जो इसमें क्या है कि वेरिएशन होता है तब इसको बोलते हैं। लेकिन इसके वजह से एक बीमारी भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोसाइटोसिस। इसको हम बोलते हैं एनिसोसाइटोसिस। जो डिजीज होता है एनिसोसाइट के द्वारा उसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें जो माइक्रोसाइट्स और मैक्रोसाइट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, किसके साथ, नार्मोसाइट के साथ। अगर हम जब भी जो ब्लड स्मेयर बनाएंगे, जब रेड सेल हम देखेंगे तो उसमें अगर जो रेड सेल की साइज है नॉर्मल में भी है, माइक्रो में भी है और मैक्रोसाइट में भी है, अगर यानी कि तीनों प्रेजेंट है तो वो हम डिजीज उसको हम क्या बोलेंगे, एनिसोसाइटोसिस। ठीक, अब हम जो बात करेंगे कि केवल अगर मान लीजिए कि रेड सेल में केवल माइक्रोसाइटोसिस हो, यानी कि केवल छोटे सेल्स अगर दिखाई दो तो वो किस वजह से होंगे। ठीक, अगर केवल बड़े सेल दिखाई दें यानी कि मैक्रोसाइटोसिस हो तो वो किस वजह से होगा। लेकिन देखिए जो मैक्रोसाइटोसिस हो उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक ओवल शेप होता है, एक राउंड शेप होता है। तो अगर ओवल शेप माइक्रोसाइटोसिस हो मैक्रो, तो उसको किस वजह से, यानी वो किस वजह से होगा। अगर राउंड शेप माइक्रोसाइटोसिस हो तो वो किस वजह से होगा। इसके बारे में हम अब इस आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइक्रोसाइटोसिस। जो माइक्रोसाइट्स, जो भी माइक्रोसाइट्स हैं, माइक्रो यानी कि छोटा, जो माइक्रोसाइट्स है वो किस वजह से दिखते हैं, आयरन डिफिशियंसी। ठीक, फिर नेक्स्ट है, यानी इसको आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, उसके बाद है एनीमिया ऑफ क्रोनिक, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड, और कौन है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सिडेरोब्लास्टिक
यानी कि जो माइक्रोसाइट्स हैं वो क्या होंगे, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में दिखाई देंगे, थैलेसीमिया में दिखाई देंगे, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में दिखाई देंगे और सिडोब्लास्टिक एनीमिया के अंतर्गत दिखाई देंगे माइक्रोसाइट्स। ठीक, अब नेक्स्ट है सेकेंड मैक्रोसाइट्स। बट क्या मैक्रोसाइट में हमने बताया कि दो तरह के हैं, एक है ओवल शेप, एक है राउंड शेप। तो मैक्रोसाइट्स में क्या ओवल, अगर ओवल शेप हो तो वो किस वजह से दिखाई देगा, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद माइलो, उसके बाद माइलोडाइस प्लास्टिक, MYELODYS, मायोडाइस प्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैंसर कीमोथेरेपी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका माइलोडाइस्प्लास्टिक सिंड्रोम। कैंसर कीमोथेरेपी पेशेंट। देखिए जो है माइक्रोसाइट्स अगर ओवल शेप का हो तो या किस किस डिजीज के अंदर का दिखाई देगा, वो पहला है मेगाब्लास्टिक एनीमिया, दूसरा माइलोडाइस्प्लास्टिक सिंड्रोम, तीसरा कैंसर कीमोथेरेपी पेशेंट। अगर कोई कैंसर पेशेंट है, अगर उसको कीमोथेरेपी चल रही है तो उसके अंदर भी माइक्रोसाइट्स क्या होंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत यानी कि माइक्रोसाइट्स अगर राउंड शेप के हों, क्या हो, राउंड शेप के माइक्रोसाइट अगर क्या हो, राउंड, तो वो कैसे दिखेंगे, अगर राउंड है तो वो दिखेंगे आपको लीवर डिजीज, उसके बाद एल्कोहलिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। यानी कि जो मैक्रोसाइट्स यानी कि जो बड़ी सेल्स है वो राउंड शेप की है तो वो दिखेगी लीवर डिजीज में, एल्कोहलिज्म में या हाइपोथायराइडिज्म में। जो हाइपोथायराइडिज्म है यानी कि इसमें क्या होता है कि जो थायराइड है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाती है, तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अगर वही थायराइड क्या हो, फूल जाए, स्वेल कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक, और एक चीज़ और है, जो माइल्ड जो मैक्रोसाइट्स है, जो माइल्ड माइक्रोसाइटोसिस है, वो प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी
माइल्ड मैक्रोसिटिस मैक्रोसाइट्स जो होते हैं देखे जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ये तो हो गई एबनॉर्मल साइज के आधार पर। अब हम बात करेंगे जो रेड सेल्स है वो एबनॉर्मल एचबी के आधार पर, यानी कि जो उसका कलर है, हमारी जो आरबीसी कलर किसके आधार पर निर्भर है, वो एचबी के आधार पर है। यानी कि हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा रहेगा और कलर उतना ज़्यादा रहेगा, गाढ़ा रहेगा। अगर हीमोग्लोबिन क्या हो जाए तो कम हो जाती है, तो उसकी जो ब्लड है उसकी क्या हो जाती है, गाढ़ापन कम हो जाता है, विस्कोसिटी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि रेड सेल विथ एबनॉर्मल एचबी। एचबी यानी हीमोग्लोबिन। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि इफ रेड सेल कंटेन लेस एचबी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक। अगर इफ रेड सेल कंटेन हाई एचबी, उसको हम बोलेंगे हाइपर क्रोमिक। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मोक्रोमिक। जो हाइपोक्रोमिक है यानी कि ये जो हाइपोक्रोमिक है वो किस में हमको देखने को मिलता है, आयरन डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। नेक्स्ट है आपका थैलेसीमिया। ठीक, फिर उसके आगे नेक्स्ट है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, फिर उसके आगे नेक्स्ट है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। यानी कि इसका जो है हाइपोक्रोमिक का आप मैच करा सकते हैं किससे, मैक्रोसाइट्स से। जो माइक्रोसाइट्स है और जो हाइपोक्रोमिक का है वो दोनों का क्या है, सेम डिजीज। यानी कि सेम डिजीज हो तो ये दोनों क्या होंगी, एक साथ दिखाई देंगी उसमें। ठीक है, तो ये भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और क्रोनिक डिजीज ऑफ एनीमिया। फिर नेक्स्ट है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो हम लिख लेते हैं इसको, थैलेसीमिया, क्रोनिक डिजीज ऑफ एनीमिया, और लास्ट है एंड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। यानी कि अगर ब्लड स्मेयर है उसके अंदर क्या हो, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो, तो उसके अंदर क्या होगा, उसको हम जब जीबीपी करेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, जीबीपी का मतलब होता है जनरल ब्लड पिक्चर। ठीक है, तो जब हम उसके लिए जीबीपी टेस्ट होती है तो उसमें जीबीपी में ही ये देखा जाता है कि जो सेल है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ है या एबनॉर्मल है, उसकी मार्फोलॉजी कैसी है। तो उसके थ्रू हम जब जीबीपी करेंगे तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है उसके अंदर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है,
ठीक। तो जब उसकी ब्लड स्मेयर बनाएंगे और उसका जीबीपी करेंगे तो उसके अंदर हमें दो चीज़ मिलेगी, एक तो हाइपोक्रोमिक मिलेगी और दूसरा माइक्रोसिटिक यानी कि माइक्रोसाइट्स मिलेंगे। तो उसको जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें हम ये लिखेंगे कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, ठीक। उसको क्या क्या हम बोलेंगे, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। अगर मान लीजिए कि सेल्स जो हैं क्या है, बड़े हैं, माइक्रो है, और जो HB है अगर कम है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, ठीक। तो ये तो हो गया इसके अंतर्गत क्या होता है, हाइपोक्रोमिक होता है। अब अगर मान लीजिए कि नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक सिडरोब्लास्टिक एनीमिया के अंतर्गत दिखाई दे, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंतर दिखाई दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाईमॉर्फिक एनीमिया। एक शब्द है, क्या है, डाईमॉर्फिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, यह डाईमॉर्फिक एनीमिया किस किस के अंतर्गत आता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंतर्गत और सिडरोब्लास्टिक एनीमिया के अंतर्गत, यानी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और सिडरोब्लास्टिक एनीमिया के इसके अंतर्गत आता है डाईमॉर्फिक एनीमिया। डाईमॉर्फिक एनीमिया में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो नॉर्मल यानी कि जो नॉर्मोक्रोमिक है, नॉर्मोक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक, इसके अंतर्गत यानी कि डाईमॉर्फिक एनीमिया के अंतर्गत नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक सेल क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाईमॉर्फिक एनीमिया बोलते हैं। हाइपोक्रोमिक साइट्स या सेल्स, अगर दोनों एक साथ किसी ब्लड स्मेयर में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और सिडरोब्लास्टिक एनीमिया डिजीज़ के अंतर्गत देखने को मिलते हैं तो उसको हम डाईमॉर्फिक एनीमिया बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें दो तरह की एनीमिया हो गई, एक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एक सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। एक तो क्या है, एक नॉर्मोक्रोमिक भी है, एक हाइपोक्रोमिक भी है, तो क्या हम बोलेंगे उसे, डाईमॉर्फिक एनीमिया, ठीक। अब इसके बारे में कुछ और बात करेंगे। जो डाईमॉर्फिक है, ये आपको उसमें डाईमॉर्फिक जो एनीमिया है ये आपको किसके अंतर्गत, इसके जो माइलॉइड डाईप्लास्टिक एनीमिया है, या सॉरी माइलॉइड डाईप्लास्टिक सिंड्रोम है, उसके अंतर्गत भी आपको क्या देखने को मिलेगी, प्लास्टिक सिंड्रोम, यानी कि आपको डाईमॉर्फिक एनीमिया कब कब देखने को मिलेगी, माइलॉइड डाईप्लास्टिक सिंड्रोम और ये दोनों नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, नहीं सॉरी, माइलॉइड प्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंदर और सिडरोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर, यानी कि तीन चीज़ के अंदर आपको डाईमॉर्फिक एनीमिया देखने को मिलेगी। अब देखिए डाईमॉर्फिक एनीमिया में क्या हो सकता है, ये भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो माइक्रोसाइट और हाइपोक्रोमिक या मैक्रोसाइट हाइपोक्रोमिक। इसमें क्या होता है कि जब भी हम CBC कराएंगे तो इसमें जो MCSC है वो क्या होगा कि बढ़ा हुआ आएगा। जब CBC हम कराएंगे तो अगर डाईमॉर्फिक एनीमिया होगा तो उसमें MCSC क्या होता है, बढ़ा हुआ हमेशा आता है। तो उसमें क्या बढ़ जाता है, माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक बढ़ जाता है या माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे इसके एबनॉर्मल साइज के बारे में। ये तो हमने एबनॉर्मल साइज के बारे में बात कर ली, एबनॉर्मल HB के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल शेप, उसका आकार कैसा होता है, एबनॉर्मलिटी, उसका नॉर्मल आकार कैसा होता है, बाइकनकेव होता है। लेकिन अगर वो शेप क्या हो, बाइकनकेव ना होकर
किसी और आकार का हो तो वो क्या होगा, किसके अंतर्गत आएगा, एबनॉर्मल शेप के अंतर्गत आएगा। एबनॉर्मल शेप, इसमें हम देखेंगे कि इंक्रीज वेरिएशन इन रेड increased variation in red cells shape is called, उसको हम क्या बोलते हैं, अगर क्या हो गया, वेरिएशन हो गया अगर शेप में, तो उसको हम बोलते हैं पोकिलोसाइट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, पोकिलोसाइट्स। जो पोकिलोसाइट्स है ये हेरिडेटरी भी होती है, यानी कि आनुवंशिक भी होती है। अगर हेरिडेटरी पोकिलोसाइट्स हो और क्या हो, माइलोफाइब्रोसिस हो, ठीक है, या आपका हो गया डाइस इरेथ्रोपोएटिक एनीमिया, इसमें क्या होता है, इसमें एबनॉर्मल शेप देखने को मिलता है। किस किस के अंतर्गत एबनॉर्मल शेप देखने को मिलता है, हेरिडेटरी पोकिलोसाइट्स या साइट्स या साइटोसिस, इसको साइटोसिस कर लीजिए, साइटोसिस, ठीक है, हेरिडेटरी पोकिलोसाइटोसिस। और किसमें, माइलोडाइज इरेथ्रोपोएटिक एनीमिया। और किसमें, माइक्रोफाइब्रोसिस। अगर आपको डिजीज हो तो, अगर मान लीजिए पोकिलोसाइट्स देखने हो, यानी कि एबनॉर्मल शेप देखने हो, तो आपको किन पेशेंटों के ब्लड स्मेयर चाहिए होता है, हेरिडेटरी पोकिलोसाइटोसिस के, या माइलोडिस इरेथ्रोपोएटिक एनीमिया के, या माइक्रोफाइब्रोसिस के। ये 3 डिजीज है जिसके अंतर्गत अगर कोई भी ये क्या है, माइलो, ये आपका है माइलो, माइलोफाइब्रोसिस। और ये क्या हो गया, डिस इरेथ्रोपोएटिक एनीमिया, यानी कि हेरिडेटरी पोकिलोसाइट्स, डिस इरेथ्रोपोएटिक एनीमिया और माइलोफाइब्रोसिस के अंतर्गत पोकिलोसाइट्स को देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ पोकिलोसाइट्स हैं, हम आप यहाँ पे बताएंगे, इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इसमें बता देंगे, कुछ अब नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया।
इस लेक्चर जो है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम दो या तीन इसमें हम पोकिलोसाइट जो हैं यानी कि जो एबनॉर्मल शेप है बता देंगे, और बाकी सब अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में उसको बताएंगे। पहला पोकिलोसाइट्स है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिकल सेल एनीमिया। नाम सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया। तो पहला पोकिलोसाइट्स है सिकल सेल्स, इसको हम बोलते हैं ड्रेपेनोसाइट्स। इसको हम बोलते हैं ड्रेपेनोसाइट्स। इसका दूसरा नाम है ड्रिपेनोसाइट्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल्स होता है वो इलोंगेटेड होती है, और दोनों एंड पे क्या होती है, बोथ एंड क्या होती है इसकी, पॉइंटेड होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये जो सेल्स है क्या हो, इलोंगेटेड होती है, और ये बोथ एंड क्या होती है, पॉइंटेड होती है। ये देखिए बोथ एंड क्या आती है, पॉइंटेड होती है। यानी कि हम इसको जैसे सिकल सेल हंसिया के आकार का होता है, या हम कह सकते हैं चंद्रमा के आकार का होता है। चंद्रमा कैसे होता है, अर्धचंद्र से ऐसे होता है ना। ये क्या हो गया, बोथ एंड। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, पॉइंटेड है। दोनों बोथ एंड क्या है, पॉइंटेड होते हैं। और ये क्या होता है, नैरो होता है, पतला सा होता है। ठीक, और बोथ एंड पॉइंटेड होते हैं। इसमें क्या होती है, रेड सेल जो कंटेनिंग होती है, इसमें क्या होती है, ये एच जो हीमोग्लोबिन एस है वो ऑक्सीजन से क्या हो जाती है, वंचित हो जाती है। यानी कि अगर हीमोग्लोबिन एस को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो जो रेड सेल्स हैं वो इस तरह की हो जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एस में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है उसको, तो वो सेल सिकल सेल की तरह हो जाती है। ठीक, कौन से, एच हीमोग्लोबिन एस, अगर ऑक्सीजन क्या हो, नहीं मिल पाए ऑक्सीजन, तो वो जो सेल्स है वो हो जाती है किसके तरह, सिकल सेल के तरह। ठीक, इसको हम बोट शेप्ड भी बोल सकते हैं, BOAT, बोट शेप्ड। यानी कि नाव देखे ना, ऐसे नाव रहती है। ये दोनों एंड पे ये नाव की तरह। इसमें क्या होता है, इसमें एच भी भरा रहता है इसमें। ठीक, जो सिकल सेल है वो नियोनेट्स के अंदर क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। कुछ इसके पॉइंट्स है, जैसे कि पहला है कि जो सिकल सेल है, ये बोर्ड शेप हमने बता ही दिया। जो सिकल सेल है डज नॉट सीन इन नियोनेट्स ब्लड स्मेयर विथ सिकल सेल डिजीज बिकॉज हाई परसेंटेज ऑफ टोटल HB इन रेड सेल। यह जो सिकल सेल है यह नियोनेट्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है HB परसेंटेज जो होती है वो बहुत हाई होती है, इसलिए रेड सेल जो है वो सिकल सेल की तरह नहीं दिखते हैं। इसके बावजूद किसके, सिकल सेल डिजीज होने के बावजूद भी सिकल सेल उसमें दिखाई नहीं देता है। यानी कि अगर कोई बच्चा नियोनेट्स है उसमें सिकल सेल डिजीज है उसकी, अगर जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे या ब्लड स्मेयर बनाएंगे तो सिकल सेल उसमें दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसमें परसेंटेज ऑफ HB की मात्रा क्या होती है, हाई होती है। ठीक, ये तो हो गया सिकल सेल। अब हम दूसरा बात करेंगे स्फेरोसाइट्स। यानी कि ये क्या होता है कि हल्का सा कि स्फेरो का मतलब हमें
तुम कह सकते हो स्फीयर मतलब गोला, सर्कल यानी वृत्त, ठीक है। स्फेरो, स्फेरो नाम से ही क्या है, किस शेप का होना चाहिए, राउंड, गोला, ठीक है। तो ये है सेकंड, क्या हो जाएगा, स्फेरो साइड्स। ये किस शेप का होता है, ये स्लाइटली स्मॉलर होता है और राउंड शेप का होता है, ठीक। और क्या होता है, ये जो इसके ये होता है स्फेरोसाइड्स दो तरह के होते हैं। एक जो होता है जिसमें सेंट्रल एरिया पोलर में क्या होते हैं, एब्सेंट्स होते हैं, ठीक। और एक जो होता है कि लैक ऑफ सेंट्रल एरिया पोलर, यानी कि सेंट्रल कमी होती है, यानी होते हैं लेकिन कमी होते हैं। एक में क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। सेंट्रल पैलर एरिया, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये जो मान लीजिए ये रेड सेल्स है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एक सेंट्रल एरिया होता है इसमें, और इसके किनारे किनारे क्या होती है, HB क्या होती है, भरी हुई होती है नॉर्मल सेल में, ठीक। लेकिन स्पेरोसाइट के अंदर क्या होता है, ये सेल होता है, तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल पोलर एरिया क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, होता ही नहीं है। इसमें जो सेंट्रल, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल एरिया पैलर, जो सेंट्रल एरिया पैलर होता है वो स्पेरोसाइट में एब्सेंट होता है, ठीक। या फिर होता भी है तो कितना होता है, लैक, बहुत क्या होता है, बहुत कम होता है। और क्या होता है, श्रिंकेज में, यानी कि बहुत कम, यानी कि सिकुड़ा हुआ होता है, बहुत छोटा सा। ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं एब्सेंट वाला। ये हो गया आपका एब्सेंट, इसमें क्या है, एब्सेंट है। और इसमें क्या है, लैक है, लैक यानी कि कमी है। इसमें क्या है, एब्सेंट है, उसमें क्या है, लैक है। अगर एब्सेंट हो तो एब्सेंट वाला किस किस में देखने को आपको मिलेगा, ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून डिजीज में, हीमोलाइटिक डिजीज में, हीमोलाइटिक डिजीज में। तीसरा आपका एबीओ, हीमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न। जो तीसरा क्या है, एबीओ, हीमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न, यानी कि जो नए नए बेबी हैं, जो बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी हैं, वो उसमें एबीओ हीमोलाइटिक डिजीज के अंतर्गत स्पेरोसाइट्स क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है आपका, लैक वाला। जो लैक है यह किस किस के अंदर देखने को मिलता है, यह मिलता है आपका एक्यूट हीमोलाइसिस इन G6PD डिफिशियंसी, एक्यूट hemolysis in G6PD
G6PD डिफिशियंसी यानी कि कमी के कारण डिफिशियंसी। फिर नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस यानी प्रेजेंट या प्रेजेंस ऑफ अनस्टेबल HB, प्रेजेंस ऑफ अनस्टेबल HB। अनस्टेबल HB का मतलब कि मतलब उसमें स्टेबल नहीं होता कि HB की मात्रा इतना नहीं होनी चाहिए, किसी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये जो क्या हो जाए सेंट्रल पैरेलल जो एरिया है वो क्या होगी और श्रिंक कर जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर भरता जाएगा HB, तो क्या होगा वो एरिया जो क्या होगी श्रिंक होती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी। नेक्स्ट है HBC डिजीज, हीमोग्लोबिन C डिजीज, यानी कि हीमोग्लोबिन C डिजीज किसके अंदर देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन C डिजीज। हीमोग्लोबिन C डिजीज क्या होता है, ये जो बीटा ग्लोबिन चैन होती है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो बीटा ग्लोबिन चैन होती है उस चैन के अंदर जो ग्लूटामेट होता है, ग्लूटामेट की जगह पे लाइसिन आ जाता है, तो उसको हम HBC डिजीज बोलते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन C डिजीज। ये जो हीमोग्लोबिन C डिजीज है ये मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलता है, अमेरिकन्स में और अफ्रीकन्स में, यानी कि वहाँ के जो भी लोग हैं उनको देखने को मिलता है अमेरिका और अफ्रीका में। तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग तो देखेंगे नहीं, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हम इसके आगे नेक्स्ट, अभी तो आज हमने कितने बताए, 2 बताएं, 2 पोकिलोसाइट्स बताए हैं, जिसमें क्या बताएं, पहला सिकल सेल, दूसरा स्पेरोसाइट। नेक्स्ट आगे जब भी हम ब्लड स्मेयर पढ़ाएंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो हम उसमें हम तीसरे पोकिलोसाइट्स यानी कि इसकी जो साइट है, इसकी जो साइट्स जो कि किस आकार का होता है, हेलमेट के आकार का होता है, ठीक है, या फ्रेगमेंटेड सेल बोल सकते हैं उसको हम शुरू करेंगे वहाँ से। तो तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।